दोस्तों, सही तरीके से मैनेजमेंट करके मुश्किल से मुश्किल काम किया जा सकता है। इसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना। धारा 370 को हटाने के लिए पर्दे के पीछे जो तैयारी की गई, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो जानते हैं क्या क्या किया गया था और कौन कौन शामिल थे इस मिशन में। दोस्तों, 4 अगस्त 2019 का दिन था। पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त हलचल थी। गृह मंत्री ने एक कॉन्फिडेंशियल और हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी, रॉ और आईबी के चीफ को बुलाया गया था। मीटिंग की शुरुआत हुई थी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 2 अगस्त 2019 को दिए गए एक स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है। इस स्टेटमेंट के कई स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक मायने थे, क्योंकि एकाएक अमेरिका का कश्मीर मुद्दे पर बोलना शाह और डोभाल को नहीं पच रहा था। आईबी और रॉ चीफ से कुछ जरूरी बातें की गई और फिर मीटिंग खत्म हो गई। मीडिया और सोशल मीडिया में पिछले 3-4 दिनों से हल्ला मचा हुआ था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन 5 अगस्त 2019 को सुबह 9:30 पर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री निवास पर हुई। उसके बाद करीब 10:30 पर गृह मंत्री वहां से संसद के लिए निकले। मीडिया और विपक्ष को लग रहा था कि लोकसभा में कुछ होगा, लेकिन अमित शाह राज्यसभा में प्रविष्ट हुए। किसी को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है और फिर लगभग 11 बजे अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने पहले तो धारा 370 और 35A के विवादित हिस्सों को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया। विपक्ष, मीडिया और यहाँ तक कि सरकार के समर्थकों को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने इस कदम को बिना तैयारी के लिया गया कदम बताया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, उसकी तैयारी पिछले कई सालों से चल रही थी। आज हम इसकी तैयारी की बात करेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सब जानेंगे। जम्मू कश्मीर आजादी के बाद से ही हमारे लिए परेशानी का कारण रहा है। युद्ध भी कश्मीर के कारण ही हुए। उसके बाद आतंकवाद का कारण भी यह क्षेत्र ही रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों का ही राज रहा है, मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार। इनके अलावा कांग्रेस ने भी सत्ता हासिल की, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहा। इन सभी पार्टियों ने एक अनकहा सा सिस्टम बना रखा था कि कोई बाहर की पार्टी राज्य में फल फूल नहीं सकती थी। हर बार सत्ता में यही लोग जोड़ तोड़ करके आ जाते थे। कश्मीर घाटी के पास ज्यादा सीट होती है, इसलिए जो कश्मीर जीत जाता था, शासन उसी का चलता था। लेकिन ये सब बदलने वाला था और बदलाव शुरू हुआ 1 मार्च 2015 को, जब चुनावों के बाद बीजेपी और पीडीपी एक साथ आए और सरकार बनाई गई। धारा 370 हटाने की बुनियाद जोरावर सिंह स्टेडियम में उस दिन पड़ी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वहीं साथ में प्रधानमंत्री मोदी भी बैठे थे। दोनों आपस में गले लगे और इसी के साथ बीजेपी का विरोध भी शुरू हो गया, खासकर उन्हीं के समर्थकों द्वारा। जाहिर भी था कि पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जिसका पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड रहा है। आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का सपोर्ट करना भी इन्हीं लोगों का काम था। लेकिन कुछ तो बदलाव अब आने लगा था। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एंट्री के साथ ही कुछ काम ऐसे हुए जिसकी वजह से 5 अगस्त 2019 वाला बड़ा काम हुआ। सबसे पहला काम हुआ था 2016 और 2017 के बीच एनआईए की कश्मीर घाटी में धुआंधार एंट्री। एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादियों और आतंकी समर्थकों, ओवरग्राउंड वर्कर्स की फंडिंग के स्रोतों पर प्रहार किया और साथ ही दशकों से कश्मीर में चल रहे हवाला पर चोट करनी शुरू की। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज को खुली छूट दे दी गई थी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की। अगर आप डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि सेना ने काफी एनकाउंटर्स किए और नित नए तरीकों से आतंकियों को मारना शुरू किया। राम माधव के नेतृत्व में आरएसएस ने भी कश्मीर में जगह बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका कनेक्ट आम जनता से होने लगा था। आरएसएस ने पंचायत के स्तर पर काम किया, जिसका फायदा आगे आने वाले पंचायत चुनावों में दिखा। इन सब घटनाओं से पीडीपी और बीजेपी के बीच दरार आने लगी। इसी बीच कांग्रेस और एनसीपी ने भी पीडीपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब अगर ऐसी कोई सरकार बन जाती तो बीजेपी फिर से सिस्टम से बाहर हो जाती और धारा 370 हटाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता।
असल खेल 20 जून 2018 को हुआ, जब गवर्नर वोहरा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी। विपक्षी पार्टियां अवाक थी, हैरान थी। उसके बाद कुछ की पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट्स किए गए। बीवीआर सुब्रमण्यम को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। नक्सल एक्सपर्ट विजय कुमार और जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास को राज्यपाल का सलाहकार बना दिया गया। इसके बाद सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल बना दिया गया। ये सारी अपॉइंटमेंट्स ऐसे ही हवाबाजी में नहीं हुई थी। इसी दौरान रमजान पर सीजफायर नहीं लगाया गया और जमकर आतंकियों का सफाया किया गया। हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज कश्मीर घाटी में भेजी गई। यहाँ तक कि एनएसजी को भी सिक्योरिटी ग्रिड का हिस्सा बनाकर भेजा गया। ट्रेनिंग के नाम पर अक्टूबर 2018 में ही J&K बैंक पर एक्शन शुरू हुआ, जहां भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी के काफी सबूत भी मिले। महबूबा मुफ्ती को भी नोटिस थमाया गया। तैयारी चल रही थी और विपक्ष को भी इसकी भनक थी कि कश्मीर पर कुछ बड़ा कदम 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उठाया जा सकता है। इसकी बाकायदा तैयारी भी शुरू हो गई थी और सरकार के कुछ मंत्री और उच्च अधिकारियों को एक ड्राफ्ट बनाने का काम दिया गया था। ये ड्राफ्ट धारा 370 और 35A हटाने के लिए ही था, लेकिन उससे ठीक पहले 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ और पूरा डायनामिक्स ही बदल गया कश्मीर का। हमारे जवानों की हत्या हुई थी और सरकार पर दबाव था इसका बदला लेने का। इसके बदले में बालाकोट पर हमला किया गया और 1971 के बाद पहली बार हमारी एयरफोर्स ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया। बालाकोट के बाद बदली हुई स्थिति में सरकार ने इस ड्राफ्ट को वहीं रोकने का मन बनाया और चुनावों में बेहतर सीट्स जीतने के बाद इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेने का सोचा। 2019 में बेहतर जनादेश के साथ फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने और इस बार अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया था, जैसे किसी खास मिशन को अंजाम देना हो। जून महीने में ही 5 टीमों का निर्माण किया गया। पुराने ड्राफ्ट पर फिर से काम शुरू हुआ। आपको जानना चाहिए कि इस खास टीम में आखिर कौन लोग थे। पहली टीम थी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की। इसमें प्रधानमंत्री कैप्टन थे, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह इस टीम के खास मेंबर थे। इस टीम में जो भी निर्णय होते थे उसके बारे में बस इन तीनों को ही पता होता था। दूसरी पॉलिटिकल टीम बनाई गई। इसमें 6 अन्य नेता, जिनमें पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, जितेंद्र कुमार और हेमंत बिश्व शर्मा थे, जिनका काम था विपक्ष को साधना और ऐसी किसी स्थिति में राज्यसभा में बहुमत का जुगाड़ करना, क्योंकि अभी भी राज्यसभा में बीजेपी या एनडीए के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। इन नेताओं को 5 अगस्त की सुबह 10:30 पर ही पता लगा कि आज ही ये कानून राज्यसभा में लाया जाएगा। इसे कहते हैं गोपनीयता। तीसरी थी एक एग्जीक्यूटिव टीम, जिसका काम था कानून में बदलाव करने का और ऑन ग्राउंड रिपरकेशंस को साधने का। इस टीम के मेंबर्स थे NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ समंत गोयल, IB डायरेक्टर अरविंद कुमार, होम सेक्रेटरी राजीव गौबा, जम्मू कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी प्रभार ज्ञानेश कुमार। इन सभी अफसरों का काम था लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को संभालना, पाकिस्तान या चीन की तरफ से होने वाले किसी कदम को रोकना, आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाना, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना और जम्मू कश्मीर की हर जरूरत को पूरा करना। चौथी थी लीगल टीम। इसमें अरुण जेटली, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी आलोक श्रीवास्तव और एडिशनल सेक्रेटरी लॉ RS वर्मा थे। इनके अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस टीम के कानूनी सलाहकार थे। इस टीम का काम था कानूनी रूप से मजबूत ड्राफ्ट बनाना, ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हटाया ना जा सके। इस टीम ने जून और जुलाई के दौरान अनगिनत मीटिंग की, बार बार एक एक लाइन, एक एक शब्द पर मंथन किया और फाइनल ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया। इस टीम का काम मुख्यतः 370 और 35A हटाने के बाद होने वाले कानूनी बैकलैश से लड़ने का था, क्योंकि विपक्ष के पास वकीलों की भीड़ थी। साथ ही जुडिशरी में भी कुछ लोग थे जो ऐसे किसी भी मामले में तुरंत दखल दे सकते थे। 5वीं और आखिरी टीम थी विदेश मंत्रालय की, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन थे। इनका काम था दुनिया को इस बदलाव के बारे में बताना, भारत का पक्ष रखना और किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक असॉल्ट को ध्वस्त करना। मई में सरकार बनने के बाद NSA डोभाल ने कश्मीर घाटी के कई चक्कर लगा लिए थे और तमाम तरह के इनपुट्स उनके पास थे। सरकार ने प्लान किया था कि इस कानून को अगले सत्र में लाया जाएगा,
लेकिन उसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कुछ बयान आ चुके थे, जिस वजह से सरकार को लग रहा था कि कहीं जल्दी ना करना पड़े। इसी वजह से 25 जुलाई को मानसून सेशन को 7 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश भी दे दिया गया। लेकिन अभी तक ये निश्चित नहीं था कि हम ये करने ही वाले हैं। 2 अगस्त का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात की। ये बात भारतीय सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के गले नहीं उतर रही थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की एक कॉल होती है और गो अहेड मिल जाता है। पांचों टीम सक्रिय हो चुकी थी। अमित शाह का वॉर रूम बनाया गया था पार्लियामेंट ऑफिस में, जहां से वे पीएमओ और सॉलिसिटर जनरल के साथ 24/7 ओपन लाइन पर थे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी शालीन काबरा से गृह मंत्रालय की बात हुई और तुरंत अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। सभी यात्रियों को तुरंत वापस लौटने को कहा गया। सिविल सर्विस और सेना को यात्रियों की मदद को कहा गया। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। कई टुकड़ियां कश्मीर घाटी के सेंसिटिव इलाकों में पोजीशन ले चुकी थी। इसके साथ ही एलओसी पर बड़े हथियारों की पोजीशनिंग भी की जा रही थी। उत्तर भारत के सभी एयरफोर्स स्टेशंस हाई अलर्ट पर थे। वहीं नेवी के कई युद्धपोत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पोजीशंस ले चुके थे। एक तरह से युद्ध के लिए सेना तैयार थी। 2 अगस्त को गृह मंत्रालय और पीएमओ सुबह 3 बजे तक काम करते रहे। यही प्रक्रिया 3 और 4 अगस्त को भी दोहराई गई और शुक्रवार को ये संदेश काफी महत्वपूर्ण लोगों को दिया जा चुका था कि द 5th of August इज द डे। बीजेपी लीडरशिप को कहा गया कि 3 और 4 अगस्त को सभी एमपी की ट्रेनिंग कराई जाए कि ऐसे किसी बदलाव के बाद संसद में, मीडिया के सामने और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर क्या बोलना है, कैसे पक्ष रखना है। और ये ट्रेनिंग हुई भी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एमपी ने भाग भी लिया। शुक्रवार के अमरनाथ यात्रा को रोकने के आदेश के बाद सोशल मीडिया में माहौल गर्म हो चुका था। सभी को अंदेशा हो चुका था कि कुछ तो होने वाला है। अलग अलग तरह की थियरीज और मास्टर स्ट्रोक वाली कहानियां सामने आ रही थी। संडे 4 अगस्त की रात को सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया और फोन पर प्रधानमंत्री अमित शाह और अजित डोभाल की बात हुई और अगले दिन सुबह सीसीएस की मीटिंग के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश करने पर सहमति बनी। क्योंकि टीम नंबर 2 ने बता दिया था कि ऑपोजिशन को मैनेज कर लिया गया है, अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है ही। 4 अगस्त की रात विदेश मंत्रालय के लिए भी कठिन थी। पूरी रात कम्युनिकेशन ड्राफ्ट पर काम हुआ। दुनिया के हर देश की सरकार से संपर्क की तैयारी कर ली गई थी। कुछ बड़े देशों की सरकारों को इत्तिला दे दी गई थी कि हम एक खास एक्शन लेने वाले हैं और समर्थन का आश्वासन भी ले लिया गया था। सीसीएस की मीटिंग के बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचे और 11 बजे के आसपास उन्होंने ऐतिहासिक भाषण देकर इन प्रावधानों को हमेशा के लिए बदल दिया और इस 70 साल पुरानी बीमारी को खत्म कर दिया। जैसे ही अमित शाह ने इस मुद्दे पर भाषण देना शुरू किया, विदेश मंत्रालय हरकत में आया और सभी देशों को कम्युनिकेशन भेजे जाने लगे। बड़े देशों को बाकायदा कॉल्स करके सूचित किया गया। इस कानून के हर पहलू पर जानकारी दी गई ताकि किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक बैकलैश को खत्म किया जाए। वहीं टीम 3 को आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर रोक लगाई गई। धारा 144 लागू की गई। अजित डोभाल कुछ दिनों के लिए कश्मीर घाटी में ही रहे। सर्दियों की तैयारी कर ली गई। लॉजिस्टिक्स, राशनिंग आदि के लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी। वहीं पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया जाने लगा। जिन लोगों से दंगे फसाद का खतरा था, उन्हें गिरफ्तार करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जेल में डाल दिया गया। इसी वजह से 5 अगस्त के बाद कश्मीर घाटी में कोई हो हल्ला नहीं मचा। वहीं टीम 5 के प्रयास भी रंग लाए, क्योंकि सभी बड़े देशों, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स, नेटो देश, ओआईसी और अन्य इस्लामिक देशों ने भी इस मामले पर भारत का या तो समर्थन किया या फिर चुप रहे। टीम 4 की कानूनी तैयारी इतनी पुख्ता थी कि इस कानून के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाया। ज्यूडिशरी तक इस कानून में कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। टीम 2, जिसका काम था पॉलिटिकल सपोर्ट लेने का, उसने बेहतरीन काम किया और कुछ पार्टियों को छोड़कर लगभग हर पार्टी ने इस बिल के समर्थन में वोट किया। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी तक की हिम्मत नहीं हुई इसका विरोध करने की। तो ये तैयारी थी धारा 370 और 35A को हटाने की। ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था जो रातों रात लिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जिसे मूर्त रूप देने में 3 से 4 साल लगे। इस बीच में प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए गए। पीडीपी के साथ सरकार बनाने पर भी सवाल उठे।
लेकिन उन्हें पहले दिन से पता था कि इस समस्या को कैसे खत्म करना है, और उन्होंने वही किया भी। अब इसे कूटनीति कहो, मास्टर स्ट्रोक कहो या कुछ और कहो, लेकिन एक बात तो तय है कि इतने प्रिसिजन से प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना सिर्फ मोदी के बस की बात थी, वरना पिछले 70 सालों में किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई ये करने की। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।